हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टोटल इंग्लिश। मैं रजनीश सिंह आप सबका मेरे चैनल टोटल इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम लोग एक रेवोल्यूशन के तरह एक सीरीज ऑफ वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि 30 डे प्लान के तहत मैं यूपी, टीजीटी और पीजीटी के जितने भी इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराने वाला हूं। आज है डे 2। डे 1 में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं या फिर आई वाले बटन पर भी क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। सो वीडियो आज जो हम लोग करेंगे वो भी वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही होगा, लेकिन आज हम लाइफ के बारे में नहीं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनके थीम और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन उसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को सबसे पहले वीडियो को देख लें। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले दिनों में मैं और ऐसा वीडियो डालते रहूं और आपका हेल्प होता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी कोई इसका लाभ उठा सके। सो बिना किसी देर किए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने पिछले ही क्लास में डील कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग आज कुछ वर्क्स देखेंगे। सबसे पहले उनका जो वर्क पब्लिश होता है वो 1793 में आता है, इवनिंग वॉक। और उसी साल एक और वर्क भी है जो कि पोएम है, सारे पोएम है। तो वो एक बुक का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। आप देख सकते हैं दोनों का पब्लिश जो हुए थे वो ईयर ऑफ पब्लिश 1793। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जान लेते हैं वर्क्स के बारे में। तो पहला जो वर्क है इवनिंग वॉक, इट वॉज रिटन इन द 18th सेंचुरी मैनर एंड वॉज डेडिकेटेड टू सिस्टर डोरोथी। जो 18th सेंचुरी में जो लिखने का स्टाइल था, जो तरीका था, उस स्टाइल में इन्होंने लिखा है। और भी कुछ पोएम है जो आगे हम लोग देखेंगे, वो भी इसी स्टाइल में लिखा हुआ है। और डेडिकेट किसे किया है? अपने सिस्टर डोरथी को। डोरथी मैंने बताया था पिछले ही क्लास में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सिस्टर जिसके साथ मिलकर बहुत से वर्क्स इन्होंने लिखे। ठीक है, तो डेडिकेट किया है अपनी सिस्टर डोरथी को। ये सब क्वेश्चन पूछ जाता है कि इवनिंग वॉक पहले ये हो सकता है कि कब पब्लिश हुआ, ईयर पूछ दे, या फिर पूछ सकता है ये वर्क किसको डेडिकेट किया गया है, तो अपने सिस्टर डोरथी को किया गया। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पूरा फैमिली ट्री मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फैमिली में कौन कौन मेम्बर्स थे वो भी आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ऑफ ए पेडेस्ट्रियन टूर इन द एल्प्स, हिज फर्स्ट कलेक्शन कॉमेमोरेट द समर वॉकिंग थ्रू फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड इन 1790। वो ट्रैवल का उन्हें बहुत शौक था, ही लव टू ट्रैवल। फ्रांस और स्विट्जरलैंड वो गए हैं कई बार अपने लाइफ में। और 1790 में जो उन्होंने अपना टूर किया था, ठीक है, एल्प्स की पहाड़ियों पे, और उसे ही उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया अपनी पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में। तो ये सब कुछ बातें पूछ दी जाती है किस चीज़ पर आधारित है। ठीक है, तो हालांकि ये जो दोनों टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मैं कहूँगा, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का जो वर्क है उसका नाम है द बॉर्डर्स। अब ये बॉर्डर्स क्या है? ये 1795 से 97 के बीच में लिखा गया था, लेकिन पब्लिश बहुत लेट हुआ था, 1842 के आसपास। एक्चुअली ये पोएम नहीं था, ये एक प्ले था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछने वाला इसे इस नज़रिए से देखता है, क्योंकि ये एकमात्र प्ले है। ठीक है, मतलब ड्रामा के फील्ड की हम लोग बात करें, एकमात्र ड्रामा इन्होंने लिखा, एकमात्र प्ले लिखा अपने करियर में। तो पूछा जा सकता है एकमात्र प्ले उनके करियर का कौन सा है, तो इसका आंसर होगा द बॉर्डर्स। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले, एक ही प्ले लिखा था उन्होंने। द बॉर्डर्स अ वर्स ट्रेजेडी, किस फॉर्म में लिखा था? एक ट्रेजेडी था, वर्स के फॉर्म में। वर्स मतलब जो राइम करता है। ठीक है, वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड। और इसका सेटिंग किस पर था? सेटिंग मतलब किस बैकग्राउंड पर लिखा गया था? तो किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी III, जो कि 13th सेंचुरी में रूल करते थे, उनके लाइफ पर बेस्ड है ये स्टोरी। मतलब उनके लाइफ, मतलब उस समय का, ये दौर का ये कहानी है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो ये इंपॉर्टेंट ये इसमें हो गया कि किस समय पर बेस्ड है ये। तो 13th सेंचुरी, किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड पर बेस्ड है, और ये उनका एकमात्र प्ले है जो उन्होंने लिखा है। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे जो वर्क आ रहा है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे महत्वपूर्ण में से एक वर्क है।
सबसे इम्पोर्टेंट में से एक वर्क है जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लिरिकल बैलेट्स को लिखने में विलियम वर्ड्सवर्थ की सहायता की थी एस.टी. कॉलरिज ने। और ये वही वर्क है जिसके आगाज़ से, जिसके पब्लिकेशन से, पब्लिश होने के बाद से रोमांटिक एरा की बिगिनिंग होती है। रोमांटिक एरा जो है, रोमांटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, रोमांटिक एज पूरा कहा जाने लगा उसके बाद का जो पीरियड था, उसकी जो शुरुआत कहें अगर हम लोग तो वो लिरिकल बैलेट से ही हुई थी। ठीक है, अब लिरिकल बैलेट्स क्या है? क्या ये एक पोएम है? नहीं, ये एक पोएम नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। मतलब इसमें ढेर सारे पोएम का कलेक्शन है। तो क्या है ये? कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। इन दोनों की मदद से लिखा गया था। इसमें भी डोरथी जो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है, उनका भी कुछ एक इन्फ्लुएंस था, जो कि वो हेल्प करती थी, कुछ आइडियाज़ दिया करती थी। तो कह सकते हैं इन्फ्लुएंस इसमें भी था। फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1798। ठीक है, सबसे पहला ये पब्लिश होता है 1798 में। और जो मैंने पहले बताया अभी, जनरली कंसिडर्ड टू हैव मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर में इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत को करने वाले जो वर्क है वो लिरिकल बैलेट्स है। इसके बाद जो रोमांटिक वे ऑफ राइटिंग जो था, रोमांटिक स्टाइल था, उसको बाकी आने वाले जो जनरेशन के पोएट्स थे उन्होंने वो उससे इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, और वैसे ही वो लोग लिख रहे थे। तो इसका जो इसके बहुत सारे एडिशंस आए, लिरिकल बैलेट्स के कई एडिशंस आए, 4 एडिशंस आए। ठीक है, 4 एडिशंस टोटल आते हैं, जिसमें कि पहला और दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको पब्लिश कब कब हुआ ये डेट चारों का याद रखें तो बेहतर है। ठीक है, और ऐसे कंटेंट्स की बात की जाए तो 1798 में जो पहला एडिशन आया और 1800 में जो दूसरा एडिशन आया, ये 2 कंटेंट के मामले में आपको पूछे जा सकते हैं इससे क्वेश्चन। तो जो पहला है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि कितने पोएम थे उसमें। जो पहला एडिशन था तो 23 पोएम्स थे उसमें। अब 23 पोएम्स में भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिल के लिखा था। तो वर्ड्सवर्थ ने उसमें से 19 पोएम्स लिखे थे और कॉलरिज ने 4 पोएम्स सिर्फ लिखे थे। 19 और 4 को जोड़ते हैं तो 23 होता है। तो ये रेशियो है, इस तरह से बटा गया। तो टोटल 23 पोएम्स थे फर्स्ट एडिशन में, जिसमें कि 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखे और 4 कॉलरिज ने। तो इसमें ये 23 के 23 पोएम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारे पोएम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो पोएम इंपॉर्टेंट है मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ और उसके बारे में कुछ डिटेल भी दे दूंगा। ये सब कुछ नाम है जो आप पढ़ सकते हैं। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन, वी आर 7, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल स्टर्ड, द थॉर्न, द नाइट एंगल के बारे में क्या दिया हुआ? इट इज़ अ कन्वर्सेशन पोएम बाय कॉलरिज। कॉलरिज ने जो 4 पोएम लिखे थे उनमें से 2 तो यही है, एक नाइट एंगल और एक है द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन वे में लिखा हुआ है कॉलरिज के द्वारा नाइट एंगल। ये नाइट एंगल को आप कीट्स की ओड टू नाइट एंगल से आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ओड टू नाइट एंगल करके भी एक पोएम आई थी कीट्स के द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, लेकिन अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये द नाइट एंगल जो है वो कॉलरिज के द्वारा लिखा गया कॉन्वर्सेशन पोएम है, जो कि लिरिकल बैलेट का एक हिस्सा था। और ओड टू नाइट एंगल जो है वो कीट्स की रचना है। ठीक है, कीट्स ने लिखा था। आगे देखते हैं, राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ये ग्रेजुएशन में बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में ये है भी। और ये इसमें क्या है कि लॉन्गेस्ट मेजर पोएम बाय द इंग्लिश पोएट कॉलरिज के द्वारा लिखी गई सबसे लंबी कविता ये राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर ही है। इसमें क्या खास है? तो राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर रिकाउंट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए सेलर हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग सी वोवेज। एक नाविक, एक सेलर अपनी समुद्री यात्रा से लौटा है और अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एक वेडिंग सेरेमनी में वो जाता है और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन्हें वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यही है इसमें। लोग फिर स्टोरी पहले सुनना नहीं चाहते हैं, फिर वो इंटरेस्टिंगली अपने स्टोरी को बताता है, पूरी स्टोरी को ख़त्म कर देता है। तो इसमें कहा जाता है कैन बी सीन इन द लैंग्वेज स्टाइल। कह सकते हैं कि कॉलरिज यूजेस नैरेटिव टेक्निक्स। कॉलरिज ने नैरेटिव वे में, मतलब कहानी को जैसे
एक होता है ना कि नैरेट किया जाता है, बताया जाता है, तो उस ढंग से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है। रिपीटेशन का यूज़ किया गया है। ये सब लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का मोस्टली यूज़ किया गया है, ठीक है। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ डेंजर, खतरा बताया गया है। तो खतरा यहाँ पे ये है कि एक एलिमेंट है नेचर का, ठीक है। ये रोमांटिक एरा है। रोमांटिक एरा में नेचर बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट था। तो नेचर के साथ जो सेलर है वो छेड़छाड़ करता है, ठीक है। एक बर्ड है, बर्ड को वो शॉट कर देता है गन से, और उसके बाद से उसका दिन बिगड़ने लगता है और उसके ऊपर खतरा मंडराने लगता है, ठीक है। तो एक सिम्बॉलिकली दिखाया गया है कि नेचर को तंग नहीं करना चाहिए, नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो सुपर नेचुरल इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। सुपर नेचुरल जो गोस्ट स्पिरिट्स, इन्हें सुपर नेचुरल कहते हैं, जो कि ये भी रोमांटिक एरा का एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग वे ऑफ राइटिंग था, ठीक है। सुपर नेचुरल सेरेनिटी डिपेंडिंग ऑन द मूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पोएम, मतलब पोएम के अलग अलग पार्ट के हिसाब से अलग अलग मूड्स इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्क है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप पढ़ें। अगर आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है उनके बारे में स्पेशली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन से वर्क्स के बारे में आपको स्पेशली वीडियो चाहिए, तो मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। आगे है लाइन्स कॉम्पोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर। इतना लंबा नाम है। शॉर्ट वे में इसे हम लोग सिर्फ टिंटन एबे भी बोलते हैं, ठीक है। टिंटन एबे है क्या? एक जगह है वेल्स में, वेल्स इंग्लैंड में एक जगह है, ठीक है। वहाँ पर ये पोएम लिखी गई थी, इसलिए नाम वही पड़ा। लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, टिंटन एबे से कुछ दूर ये लाइन्स लिखी गई है। और वहाँ पर कहाँ पर लिखी गई है? वो लोग रीविजिट कर रहे हैं। रीविजिट करने का मतलब क्या होता है? रीविजिटिंग मतलब वो जगह पर कोई इंसान पहले भी जा चुका, बहुत समय के बाद फिर से जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रीविजिट करना। तो रीविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई। वाई मतलब क्या है? वाई ये एक नदी है, ठीक है। और वो घाटी भी है, वहाँ पे वैली भी है, और वहीं पे वो पहले भी जा चुके थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन इसमें लिया हुआ है, ही विजिटेड द प्लेस व्हेन ही वाज 23 ईयर्स ओल्ड एंड रिटर्न्स नाउ आफ्टर 5 ईयर्स। जब 23 साल के वर्ड्सवर्थ थे तब वो इस जगह पे जा चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे वो जाके नेचर की तारीफ करते हैं, और 5 साल के बाद उन्हें फिर से मौका मिलता है वहाँ जाने का, और इस मौके पर वो कुछ लाइन वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो टिंटन एबे प्लेस है, पता चल गया, वेल्स में, और रिटन इन ब्लैंक वर्स में इसे लिखा गया है। तो ब्लैंक वर्स का मतलब उसमें क्या होता है? उसमें राइम्स नहीं करते हैं, ठीक है। राइम उसमें नहीं होता है, ठीक है। ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में हम लोग भी देखेंगे इन सब चीज़ों को। अ वॉकिंग टूर दैट वर्ड्सवर्थ टुक विथ हिज सिस्टर डोरथी। देखिए डोरथी हर जगह आपको मिलेगी, जहाँ जहाँ वर्ड्सवर्थ के काम है वो हर जगह डोरथी साथ में रहती थी, और एसटी कॉलेज भी साथ में रहते थे। तो वहाँ पे टूर कर रहे हैं, घूम रहे हैं डोरथी के साथ। कहाँ पे? वाई वैली, वाई घाटी है जो कि वाई नदी के पास, रिवर वाई के वेल्स साइड, जो वेल्स की तरफ जो जगह है वहाँ पर वो लोग घूम रहे हैं। तो ये सब जगहों के बारे में पूछ देता है कि ये सब क्या है, ठीक है। जैसे कि इसका नाम ही है वाई, तो वाई यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। या फिर कौन सा फॉर्म ऑफ राइटिंग था? तो ब्लैंक वर्स था। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कि वहाँ पे किस थीम पर है, तो वो विजिट कर रहे हैं, रीविजिट है, नेचर थीम है यहाँ पे, ठीक है। नेचर की ब्यूटी को बताया जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन में मैंने कहा 23 वर्क्स थे, 23 पोएम्स थे, जिसमें से कि ये जो 8-10 जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम मैंने लिख दिया है। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, जैसे कि नाइटिंगेल, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, टिंटन एबे, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में मैंने स्पेशली इन्फॉर्मेशन दे दिया है। लिरिकल बैलेट्स का सेकेंड एडिशन आता है 1800 में। इसमें क्या है? सेकेंड एडिशन जो आ रहा है इसमें एक वॉल्यूम को ऐड कर दिया गया। वॉल्यूम 1 पहले था, वॉल्यूम 2 भी आ गया, मतलब ढेर सारे पोएम्स को इसमें ऐड किया गया, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 कब आया? तो सेकेंड वाले एडिशन में आया। थर्ड और फोर्थ में कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं किए गए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट याद रखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेकेंड एडिशन 1800 में आया था, तो 1802 में थर्ड एडिशन आया था, और 1805 में फोर्थ एडिशन आया था, ठीक है। तो डेट्स आप चाहे तो याद कर सकते हैं कब कब कौन सा एडिशन आया था, ठीक है। सेकेंड एडिशन की खासियत थी लूसी। लूसी क्या है? तो लूसी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसके ऊपर
वर्ड्सवर्थ ने कई पोएम लिखे। तो इसमें से कुछ नाम है जो जो हमें याद रखना जरूरी है। देखिए कुछ पोएम के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये सब इंक्लूड किया गया था, ठीक है, सेकंड पार्ट में। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 9 के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मुझे ये स्ट्राइक किया माइंड में कि ज़रूर ये है, फिर देखा कि सही में एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हैं। टीचर जो है वो आप लोग टीजीटी पीजीटी जो है टीजीटी के बनते हैं तो 9th-10th को पढ़ाना है, थोड़ा बहुत आइडिया रखना जरूरी है। तो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इस पर्पज से भी देखिए पूछने का कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन सेट करने वाले के माइंड के ऊपर है। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये जो तीनों है वर्क, तीनों की तीनों इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लूसी है वो लूसी एक कविता नहीं है, लूसी इज़ अ सीरीज ऑफ सेट ऑफ 5 पोएम्स, ठीक है। 5 पोएम है जिसमें कि ये तीनों भी लूसी का ही पार्ट है, ठीक है। लूसी के कौन कौन से पार्ट है आइए देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन को समझेंगे। ये है जो लिस्ट मैंने दिया है। लूसी पोएम कंसिस्ट ऑफ जो 5 कविताएं हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, आई हैव ट्रैवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शार, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी। ये पांचों के पांचों नाम आपको याद रखने चाहिए, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है इनमें से कौन लूसी सीरीज का पोएम नहीं है या है, तो नाम आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको करना जरूरी है। और रही बात कि आप चाहे तो पोएम को डिटेल में अगर पढ़ना चाहे तो पोएम भी पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पोएम नहीं है, शॉर्ट पोएम्स ही है सारे, ठीक है। तो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील जो एनसीईआरटी 9 बुक में दिया हुआ है, ये लूसी के 5 पोएम में से एक है। स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप, ठीक है, बहुत गहरी नींद, और यहाँ डीप स्लीप का मतलब डेथ को कहा गया है। जैसे डेथ मतलब भी सो जाता है इंसान बहुत लंबे, तो उसको यहाँ पर स्लम्बर का मतलब वही है। तो डेथ किसकी है? डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, कोई प्यारा है जो उनका बहुत करीबी है, वो जा चुका है। तो लूसी पोएम से तो लूसी को इंडिकेट किया जा रहा है, हालांकि इसमें लूसी नाम लेकर बोला नहीं गया है कहीं पर भी, फिर भी वो लूसी पोएम के ग्रुप में ही आता है, तो इसीलिए इंडिकेटिव है कि वो लूसी ही है। ही शॉक, पहले वो बहुत शॉक्ड है उसके डेथ को लेकर। लेटर एक्सेप्ट हिज फेट, बाद में वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यही सच्चाई है, और समझ लेते हैं कि डेथ जो है वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेथ जो है दुनिया का सबसे बड़ा सच होता है, ट्रुथ होता है। तो डेथ को फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो एक बात और बहुत अच्छी बात कहते हैं सेकंड लाइन में, देखिए, इवन आफ्टर डेथ पीपल कैन बी अलाइव एज अ पार्ट ऑफ नेचर। नेचर का बहुत बड़ा महत्व बताया है उन्होंने कि मरने के बाद भी इंसान नेचर का एक हिस्सा बनकर जीवित रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ थीम्स हैं, ये सब कुछ कह सकते हैं सेंट्रल आइडियाज़ हैं जिन पर लूसी का पोएम लिखा गया है। तो जो थीम अगर कॉमन थीम सब में है तो थीम ऑफ डेथ है, थीम ऑफ डेथ है, खोने का है, नेचर है, ठीक है, ये सब थीम है। लोनलीनेस, लूसी ग्रे। अब लूसी ग्रे से आप ये मत सोचिए कि लूसी ग्रे भी लूसी का ही वो 5 पोएम में से एक है, पांचों का तो नाम मैंने आपको बता दिया। लूसी ग्रे भले ही लूसी थीम पर है लेकिन ये उसका अलग पोएम है, ये सेट ऑफ पोएम्स नहीं है, ये एक सिंगल पोएम है। तो यही सब क्वेश्चन में तो कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में कि लूसी है, लूसी ग्रे भी है, तो कोई भी समझ जाएगा कि लूसी ग्रे है तो लूसी का ही पार्ट होगा, लेकिन ये अलग है, ठीक है, सिंगल पोएम है। क्यों इसको अलग रखा गया, क्यों इसको लूसी के सीरीज में शामिल नहीं किया गया, आइए देखते हैं। तो लूसी ग्रे इज जनरली नॉट इंक्लूडेड विद वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स इवन दो इट इज अ पोएम दैट मेंशन्स अ कैरेक्टर नेम लूसी। हालांकि इसमें लूसी नाम के कैरेक्टर को मेंशन किया गया, फिर भी इसे लूसी पोएम्स की श्रेणी में ग्रुप में नहीं रखा गया है। The poem is excluded from the series because the traditional Lucy poems are uncertain about the age of Lucy and her actual relationship with the narrator, and Lucy Gay provides exact details on both. यहाँ पर कहा गया है कि लूसी पोएम्स में लूसी के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन लूसी ग्रे के पोएम में एक एक चीज़, एज वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह अच्छे से बताया गया है, इसलिए थोड़ा इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। फर्दर मोर द पोएम इज डिफरेंट फ्रॉम लूसी पोएम्स। लूसी पोएम का जो वे ऑफ राइटिंग था उससे इसका वे ऑफ राइटिंग थोड़ा फर्क है, ठीक है। वही फिर से 18th सेंचुरी ट्रेडिशनल जो स्टाइल था बैलेड फॉर्म, जो बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ पोएम, उसको लिखने का जो तरीका था ये उसी का एक इमिटेशन है, मतलब उसी को कह सकते हैं हम लोग इन्फ्लुएंस हो गए या फिर उससे इंस्पायर होकर, या फिर कॉपी भी कह सकते हैं, इमिटेशन को कह सकते हैं। तो इमिटेट करके इन्होंने लिखा, तो नैरेटिव स्टाइल स्टोरी टेलिंग टेक्निक में इसको लिखा गया है, इसलिए लूसी ग्रे थोड़ा अलग है, ठीक है।
ये सब रीजंस है उसके। और इसी सीरीज़ के जो सेकंड एडिशन में कुछ पोएम्स हैं जो कि बच गए, इनका नाम बस जान ले। लाइन्स रिटन विद स्लेट पेंसिल अपॉन अ स्टोन, लाइन्स रिटन ऑन अ टैबलेट इन अ स्कूल, द मैथ्यू पोएम्स, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड सावर। ये फिर से 3 years वो लूसी पोएम का ही ग्रुप का है, ठीक है। तो ये सब कुछ नाम है जो आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक कंटिन्यू करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी, उसमें हम रेस्ट ऑफ द पोएम्स को एक्सप्लेन करेंगे और आप सबको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मिला जुला कर और 4-5 इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो बचे हुए हैं, तो उसको आप लोग देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने इस वीडियो को जरूर शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ। सबको ये बताएं कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, और जो आपको क्वेश्चन का जो कंटेंट है, जो लेवल है, वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मेरा ये विश्वास है कि अगर आप मेरे दिए गए कंटेंट्स को, नोट्स को ध्यान से लिख लेते हैं, इसे नोट्स बना लेते हैं और वीडियोस को 2 से 3 बार अगर सुन लेते हैं, तो ये आपका रिवीजन भी इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, वीडियो को 2-3 बार आपको देखना है, मतलब एक दिन में 2-3 बार नहीं। माना कि आज आपने ये वीडियो को देखा है, तो 2 दिन बाद फिर देखें, फिर 2 दिन के बाद गैप करके देखें। 2 से 3 बार रिवीजन करने से हमारे माइंड में सारा कुछ रह जाता है, ठीक है। और आपको भले लगे कि एग्ज़ाम में आपको याद नहीं रह रहा है, लेकिन आपके माइंड में वहाँ पे स्ट्राइक करेगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और जब ऑप्शन की बात आती है, तो जो अगर आपने उसे पढ़ा हो तो वो ऑप्शन आपको ज़रूर याद आ जाएगा। तो अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी लाइफ का कोई बात हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। कल हम लोग वर्ड्सवर्थ के वर्क्स को, ये टॉपिक ही ख़त्म कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर दूसरे किसी ऑथर या पोएट को पकड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।